भारत रोज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में संसद की नई बिल्डिंग हो, स्मार्ट सिटी योजना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान जैसी बड़ी योजनाएं हों, इनको लेकर देश सहित दुनिया भर में चर्चा हो रही है। शहरी विकास की नई रूपरेखा पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। जागरण न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। भारतीय संसद की बिल्डिंग को लेकर काफ़ी चर्चा रही, देश में भी विदेशों में भी। क्या खास है इस बिल्डिंग में, क्यों इतनी चर्चा रही? देखिए, इसके पहले के सदन में जब हम 2014 में जीत के आए थे तो पानी की बरसात हुई और बिल्डिंग पानी सदन चल रहा था और टपकने लगा। उसी समय एक सब लोगों की आवाज़ उठी कि नई बिल्डिंग बननी चाहिए पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की एक नई बिल्डिंग बन गई, उसका उद्घाटन हो गया। विपक्ष जब पानी टपक रहा था पुरानी बिल्डिंग में तो सवाल उठा रहा था। जब नई बिल्डिंग की पार्लियामेंट की नींव रखी गई, शिलान्यास किया गया, तब विरोध करने का काम किया। उद्घाटन के समय भी विरोध करने का काम किया। आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्हें प्रत्याशी बनाया, तब भी विरोध किया विपक्ष ने। तो इस तरीके से जो है विपक्ष विरोध करता है। नई बिल्डिंग जो बन के तैयार हुई है, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुलामी का एक और अवशेष मिटा। वो गुलामी के, अंग्रेज़ों के द्वारा जो गुलामी थी हिंदुस्तान में, उनके पीरियड में बनी संसद और आज़ाद हिंदुस्तान में बनी संसद, दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए इस संसद में जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसकी पक्षी मोर की को ऊपर की छत में आपको देखने को मिलेगा, और जो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है वो राज्यसभा के उसमें देखने को मिलेगा। और जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के तमाम वो हैं क्रांतिकारी, उनके तमाम लोगों के देखने को उसमें मिलेगा। और मैं समझ रहा हूँ कि नई बिल्डिंग आज़ाद भारत की बिल्डिंग है, आज़ाद हिंदुस्तान की बिल्डिंग है। ये गुलाम भारत की पार्लियामेंट नहीं है। इसलिए सबको खुश होना चाहिए कि हमारे देश ने, भारत देश ने मोदी जी के नेतृत्व में अपनी पार्लियामेंट बनाया, हिंदुस्तान ने अपनी पार्लियामेंट बनाई। ये इसकी एक खासियत है। सर, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन इसका कराया गया, इसको भी लेके काफ़ी सवाल उठे। मतलब विपक्ष ने काफ़ी सवाल उठाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, हर अच्छे काम का विरोध करते हैं वो। तो ये जब उसका उद्घाटन हुआ तो सभी धर्मों के लोगों ने उसमें अपनी आस्था व्यक्त की, सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रेयर की, क्योंकि पार्लियामेंट में गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, वंचितों, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के बाती, आदिवासी, वनवासी, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, सबके लिए वो पार्लियामेंट एक मंदिर है जिसमें लोगों को सवाल उठाने हैं, बात करनी है, नियम कानून बनाने हैं। उसी से पूरे देश का डेवलपमेंट होना है, विकसित भारत बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। तो मैं समझ रहा हूँ कि विपक्ष जो विरोध करता है, तो क्या अब पार्लियामेंट में जब सदन चलेगा क्या वो विरोध करेंगे, नहीं आएंगे क्या? क्या इस नई पार्लियामेंट में कदम नहीं रखेंगे क्या? अगर ना कदम रखें तो अलग बात है, लेकिन उद्घाटन में सबको बुलाया गया था, सबको आना चाहिए था। और आज़ाद भारत की इस पार्लियामेंट में का वो क्षण उन्होंने खो दिया जो लोकतंत्र, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के अपने आज़ादी के पीरियड में जो लोकसभा बनाई, और उसका उद्घाटन का वो क्षण एक हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण था, जिसको विपक्ष ने खो दिया। और ये मौका दोबारा उनको कभी नहीं मिलेगा। शहरी विकास मंत्रालय देश के आम लोगों को, गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार की योजना है कि सभी लोगों तक आवासीय सुविधा मिले। इस उद्देश्य में कहाँ तक आप 9 साल में काम कर पाए हैं और आपको क्या लगता है कितनी उपलब्धि है इस क्षेत्र में? देखिए, पूरे देश में शहरों में जो डिमांड थी
डिमांड के हिसाब से था। वैसे तो हाउस फॉर ऑल की योजना थी, सभी को आवास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था। जो डिमांड आई वो करीब 1.25 लाख के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास आई, और उस 1.25 करोड़ की डिमांड को हमारे विभाग ने पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा कर देने का काम किया, मंजूर कर लिया गया। ऐसी स्थिति में अभी 2022 तक ये आवास उपलब्ध कराने थे, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड बाद में आई है, उसको भी पूरा करने का काम किया गया। इसलिए इसको 2024 तक 2 साल का टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, और वो सभी को आवास निश्चित तरीके से जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से मिलेंगे। एक ऐसा भारत बनेगा जहाँ सभी के पास अपना निजी घर होगा, उसमें बिजली होगी, उसमें चूल्हा होगा, उसमें पानी नल होगा, पानी देता होगा, रोटी कपड़ा और मकान, सारी चीज़ों की सुविधाएं का जो एक टारगेट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तय किया है, वो पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में इस 9 साल में हो रहा है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली एनसीआर जैसे डेवलपमेंट बड़े शहरों की है। बहुत सारे बिल्डर्स ने मकान बनाए और बहुत से लोग सालों से इंतज़ार कर रहे हैं अपने सपनों के घर के लिए। तो इसको लेके सरकार किस तरह से काम कर रही है कि जल्द से जल्द लोगों को उनके घर मिल सके? देखिए, सरकार ने इस पे जो है एक कानून बनाया है आर्थिक अपराध की श्रेणी में भी, कि जिन लोगों का पैसा जमा कर लिया किसी बिल्डर ने और पैसे का यूज कर लिया, उनको अभी आवास नहीं दिया, तो आर्थिक अपराध की श्रेणी में ऐसे लोग आ जाते हैं। उसमें हमारी सरकार कार्रवाई भी करती है। जो भी बिल्डर्स हैं इस पे अब थोड़ा सावधान हुए हैं, सावधानी बरतना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, और काम कर रहे हैं। अगर कहीं पर इस तरह की शिकायत मिलेगी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया है और उनको समय पर नहीं मिला है, तो वो समय पे उनको जो भी हो, पेनाल्टी लगे या कुछ भी लगे, उनको उपलब्ध कराएंगे। नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो समय पर उनको आवास उपलब्ध कराने का काम नहीं करेंगे, जिनसे पैसा डिपॉजिट किया है। सर, हुडको जैसी एजेंसीज़ बनाई गई थी बहुत सारी शहरी विकास के कामों के लिए, तो कितनी सफल हैं ये एजेंसीज़ और किस तरह का काम कर रही हैं? देखिए, हुडको भी अच्छा काम कर रही है, एनबीसीसी भी अच्छा काम कर रही है, और ये कंपनियां, एजेंसी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम ये एजेंसियां कर रही हैं, और मैं समझ रहा हूं कि एक डेवलपमेंट में इन्होंने गति प्रदान करने का काम किया है। समय समय पर इनकी समीक्षा भी होती रहती है। सर, स्मार्ट सिटी योजना काफ़ी प्रचार प्रसार के साथ आई, काफ़ी उस पे सरकार ने फोकस भी किया। अभी क्या स्थिति है? कितने शहर विकास की स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसित हैं और कितने हम बन चुके हैं? इसको 2015 में इस स्कीम को प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए लॉन्च किया था। 2018 तक पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी चयनित कर लिए गए, और इनको 2023 तक इसके साल में आखिरी तक ये स्मार्ट सिटी पूरे हो जाने हैं। हर स्मार्ट सिटी को लगभग 1000 करोड़ रुपए तक एक्स्ट्रा देने का काम किया है डेवलपमेंट का, जिसमें घर घर से कूड़ा उठाना, पूरे देश में जितने भी शहर हैं उससे कचरा मुक्त शहर बनाना, स्मार्ट सिटी में हेल्थ के एटीएम लगाना, सीवर लाइन डालना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, सभी सारी सुविधाएं स्मार्ट शहर पूरे बनाने का एक पूरा हुआ कि एक मॉडल के रूप में डेवलप किया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी की ये सफल योजना है, और तेज़ी से उसमें काम हो रहा है, और 2023 तक के ख़त्म होते होते लगभग ये योजना पूरी तरह पूरी हो जाएगी। इसके अलावा करीब 4900 शहर पूरे देश के अंदर उनको कचरा मुक्त बनाने का SPM 2.0 के तहत और अमृत 2.0 के तहत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च करने का काम किया था, और इस पर बड़े तेज़ी से काम हो रहा है, और गति प्रदान करने का काम भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और मैं समझ रहा हूँ कि भारत धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है, विकास की तरफ तेज़ी से रफ्तार लेता जा रहा है, और यही कारण कि सारी योजनाओं के बढ़ते हुए कारण पूरी दुनिया में भारत का एक नाम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इतना पॉपुलर हो रहे हैं कि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन गए हैं, जबकि इसके पहले भारत की कहीं गिनती उस तरह नहीं होती थी। लेकिन आज जहाँ कहीं पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में पहुँच जाते हैं, तो उनकी आवभगत और स्वागत सम्मान बहुत ही ज़्यादा होता है। लोगों के दिल के अंदर पूरी दुनिया में
गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों और नेक पसंद और लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोगों के दिलों पर राज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सर, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन की समस्या को देखते हुए लखनऊ में मेट्रो बनाई, मतलब एक फेज़ चल चुका है। आगरा, कानपुर कई जगह शहरों में बन रही है। कुछ शहरों में काफ़ी डिले हो गया काम, जबकि लखनऊ में भी सेकंड फेज़ की बात थी, तो अभी उस पे कुछ चर्चा नहीं है। तो सर, मतलब क्या कहाँ रुकावट आ रही है? नहीं, रुकावट नहीं आ रही, काम चल रहा है। आगरा में भी तेज़ी से शुरू हुआ है, कानपुर में भी तेज़ी से चल रहा है और लखनऊ में भी सेकंड फेज़ का काम, जो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया था, सेकंड फेज़ का भी काम कंप्लीट हो गया है और आगे कुछ रह गया, उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है और मेट्रो चलना भी तेज़ी से शुरू हो गई, पहले की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। मेट्रो एक ऐसा संसाधन लोगों को जुटाने का काम हमारा विभाग कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, जिससे लोगों के अंदर एक भावना ऐसा पैदा हो रही कि हमारा शहर मेट्रो शहर है। तो ऐसा लोगों के अंदर एक लालसा बढ़ रही, लोग बैठने जाते हैं, कुछ लोग मेट्रो में घूमने के लिए जाते हैं और आवागमन के संसाधन भी उससे जुट रहे हैं। तेज़ी से काम हो रहा है और मेट्रो को गति प्रदान करने का काम हमारा विभाग मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। सर, लखनऊ और उत्तर प्रदेश की को खास फोकस करके कुछ योजनाएँ ऐसी हैं जिनको आप बताना चाहेंगे, या जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव दिखाएँगी शहरों में? देखिए, लखनऊ में एक तो किसान पथ चारों तरफ बनना है। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उस किसान पथ को पास कराया था कि लखनऊ में ट्रैफिक की व्यवस्था कम हो। लखनऊ के अंदर बहुत से ओवरब्रिज बनाए गए, कभी वो बागों का शहर था, आज ओवरब्रिज का शहर हो गया और ये जो किसान पथ बनाया जा रहा है 104-5 किलोमीटर का है, जल्दी ही कंप्लीट हो रहा है इसका। और इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल हमारी लोकसभा के अंदर आदरणीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल का भी कारखाना खोला गया है और वो काम शुरू हुआ है। तो बड़े काम जो है धीरे धीरे करके हो रहे। टेक्सटाइल्स का एक हब हमारे मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तो जो डेवलप के काम हैं वो तेज़ी से कैसे लोगों को रोज़गार मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी विगत कुछ माह पहले एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया गया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया गया, यानी लगभग 90 लाख से 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, संसाधन जुटेंगे। तो उत्तर प्रदेश तेज़ी से डेवलप हो रहा है योगी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा है। लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। एक सुशासन वाला राज्य उत्तर प्रदेश में है, गुंडागर्दी ख़त्म है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लागू है, लोगों का विश्वास जमा है, इसलिए तमाम इन्वेस्टर्स आ करके वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। 2024 को लेके तैयारियां तेज़ हो गई हैं, जगह जगह से इलेक्शंस को लेके बातें भी लोग करने लगे हैं, कई सारे पॉलिटिकल समीकरण भी बदल रहे हैं। अभी राजभर जी यूपी में सीएम से मिले और सपा को अब बुरा बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या समीकरण रहने वाला है यूपी में? पॉलिटिकल क्या पार्टी कई सारे साथियों को साथ लेके काम करेगी, या कुछ नए समीकरण होंगे? जो लोग भी इस देश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे उसको एक अमृतकाल घोषित किया 25 साल का। इस 25 साल में विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, नशा मुक्त भारत बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने या हमारी पार्टी ने वो लोग जो इस देश को एक सुंदर देश, विकसित देश बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, वो सब लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनको सबको जोड़ने का प्रयास हमारा संगठन कर रहा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए जो लोग भी एकजुट होना चाहते हैं उनको एकजुट होने के लिए काम कर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ही मैं समझ रहा हूँ कि 80 की 80 सीटें लोकसभा की हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी अलायंस होगा वो जीतने का काम करेगा। और पूरे देश के अंदर अगर देख लिया जाए तो आज मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि विपक्ष बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता है,
कभी बीजेपी को बहुत खराब पार्टी कहता था, विपक्ष मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। पाकिस्तान में 22 करोड़ जनता को अनाज नहीं उपलब्ध हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक मोदी हमें भी चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर के लोग कहते हैं, हम पाकिस्तान के सरकार से कहते हैं हमको आज़ाद करो, हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, हम मोदी जी के साथ रहना चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो हम 50 करोड़ जनता को यहाँ पे मुफ्त में इलाज मिल रहा है, 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिल गए, 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये साल में मिल रहा है, लोगों को शौचालय मिले हैं, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आवास मिल गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है, कोई भी आदमी कोरोना के पीरियड में इतना ज़रा संकट रहा, उस पीरियड में जो है संकट में भी यहाँ पर वैक्सीन बनवाई, प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के अलावा पूरी दुनिया में बांटने का काम किया। साथ में एक भी व्यक्ति मोदी जी की सरकार में जब से आए हैं भूखा नहीं मरा, एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। सबको राशन उपलब्ध कराना, इलाज उपलब्ध कराना, एक लोगों को आत्मबल और मनोबल बढ़ाना, इतना विश्वास पैदा करना कि प्रधानमंत्री जी जब अभी 7G के उसमें जाते हैं कार्यक्रम में जापान में, तो एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री सम्मान में उनके पैर छूते हैं कि आपने अपने देश में इतने लोगों को राशन और इलाज सब वो उपलब्ध करा रहे हैं मुफ्त में, तो उसके सम्मान में। और मोदी जी का ये लक्ष्य है कि दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई आदमी भूखा है तो हमारे किसान, हमारे देश के किसान अनाज का फसल का उत्पादन दूना करें, हम दुनिया में लोगों को जीवित रखने के लिए राशन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लेकर के मोदी जी पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। इसलिए विपक्ष जो है वो मोदी जी पर हमला करता है। कांग्रेस का एक नेता बोलता है मोदी तेरी कब्र बनेगी। आप बताइए क्या और बाकी का जो विपक्ष है वो कांग्रेस के इस जो गलत तरीके से जो मोदी तेरी कब्र बनेगी इस तरह की बातें करने वाले का विरोध नहीं किया, विपक्ष ने विरोध नहीं किया। कितनी गलत बात है कि दूसरे लोग जो है विपक्ष के किस तरह की गलत चीज़ें बातें कर रहे हैं, गलत प्रचार करने का काम कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध करने का काम कर रहे हैं। चूँकि मोदी जी आज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जैसे 300 प्रोडक्ट जो है अब हमको विदेश से आयात नहीं करने पड़ते, हम खरीदते हैं। तमाम जो है आपके जो है जो रक्षा सामग्री के तमाम जो चीज़ें हैं उनको बाहर विदेशों में हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित देश बनना है, सुंदर देश बनना है, लोग खुश हैं। इसलिए राजनीतिक अस्थिरता कायम करने के लिए एक साजिश के तहत विपक्ष मोदी जी पर हमला करने का काम कर रहा है। एक राजनीतिक अस्थिरता मतलब ये कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं, विपक्ष को ये परेशानी हो रही है। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज क्यों दे रहे हैं, विपक्ष को ये परेशानी है। 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर का चूल्हा क्यों दिया, 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये साल में क्यों देते हैं, आवास क्यों 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध करा दिया, क्यों शौचालय उपलब्ध करा दिया, क्यों विकसित भारत की बात करते हैं, क्यों आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, क्यों बड़े पैमाने पर 2013 से 2022 तक 64 लाख टन ड्रग्स क्यों पकड़ी गई। इन सारी चीज़ों का अंदर अंदर उनको परेशानी है विपक्ष को, जिसकी वजह से वो मोदी जी पर हमला करते हैं, मोदी जी का विरोध करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। 2014 में हम 282 सीट जीते थे अलायंस के साथ ज़्यादा। 2019 में फिर से इस बार मोदी सरकार 303 बीजेपी सीटें जीत के आई, अलायंस मिला के और ज़्यादा जीते एनडीए। इस बार अकेले बीजेपी 350 से ज़्यादा सीटें जीत के आएगी और अलायंस जो एनडीए है वो लगभग 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और जनता भी खुश है। विपक्ष को परेशानी है, इसलिए विपक्ष जो है मोदी जी पर हमला करने का काम कर रहा है। विपक्ष राष्ट्र के निर्माण में कोई भी मदद करने का काम, बातों से भी मदद करने का काम नहीं कर रहा है। सर एक व्यक्तिगत सवाल था, मैंने आपको पहले वजन देखा था, आप मतलब 90 के करीब, 90 शायद 94 किलो के आसपास वजन। अचानक से ऐसा क्या किया आपने कि वजन आपका इतना कम हो गया? मैं पहले 96 kg का था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे
एक बार टोका, 2 बार टोका और तीसरी बार उन्होंने फ़ोन करके जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मांडविया जी को मुझसे भी कहा कि पहले हॉस्पिटल जाओ। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है दिल्ली में, वहाँ मुझे उन्होंने एडमिट कराया। मैं पहले दिन 3 दिन एडमिट रहा, फिर 10 दिन, दूसरे तीसरे चरण में 9 दिन। उसमें मेरा 11 किलो वेट पंचकर्मा के द्वारा कम हुआ। फिर उन्होंने जो मुझे डाइट चार्ट, तो डाइट चार्ट जो उन्होंने दिया, उस डाइट चार्ट को मैंने फॉलो किया। और चूँकि प्रधानमंत्री जी का कहना था कि आपको अपना वेट कम करके लोगों के बीच में काम करना है, इसलिए वेट कम करना ज़रूरी है। तो मैंने वो डिसिप्लिन को माना और जिसकी वजह से आज मेरा 22 किलो वेट कम हुआ है। और मैं समझ रहा हूँ, मैं तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने पहले बहुत प्रयास किया, नहीं हो पाया, लेकिन माननीय मोदी जी का जो कथन था, जो निर्देश था, आदेश था, उसका मैंने अनुपालन किया और उसकी वजह से मेरा इतना वेट कम हुआ। और मैं तमाम लोगों को एडमिट भी, कल भी 2 लोगों को एडमिट करा के आया हूँ। अब तक सैकड़ों लोगों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में एडमिट करा चुका तो हूँ। आपका मतलब कह रहा है कि आयुर्वेद के जरिए भी वजन काफ़ी कम हो सकता है? आयुर्वेद का जो डाइट चार्ट और जो पंचकर्म है, उसको अगर हम फॉलो करें, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है, योग से जुड़ा हुआ है, अगर उसको हम उनके अनुशासन का पूरा पालन करें तो व्यक्ति की एज भी बढ़ जाएगी और आसानी भी रहेगी और शरीर भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद व्यक्ति की बीमारी का परमानेंट इलाज है और मैं समझ रहा हूँ कि सभी को आयुर्वेद का जो है, नहीं, लेकिन ये काफ़ी जटिल है या कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, जटिल नहीं है। आप बस हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी आत्मबल चाहिए। ये है कि तमाम खाने पीने की चीज़ों पर जो कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि खाना नहीं खाना है, खाना भी खाना है, लेकिन खाना कितना खाना है, ज़रूरत के हिसाब से खाना है। लगातार खाते नहीं रहना है। खाने का समय है, खाने के हिसाब से जो डाइट चार्ट तय हो उसके हिसाब से खाइए। जो चीज़ें वस्तुएं आपको नुकसान कर रही हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। किस समय कौन सी चीज़ें खानी है उनका पालन करिए। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत आसान है, मैं उसका अनुपालन कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी भी पहले से ज़्यादा है। पहले मैं 1 मंजिल चढ़ पाता था, मैं 3 मंजिल सीधे चढ़ जाऊँगा तो मेरी सांस नहीं फूलेगी। इस तरह मैंने 1 ही मंजिल पे सांस फूल जाती थी। तो ये इसका सारा श्रेय मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूँ। उन्होंने ही मेरा वेट इतना कम कराया। जागरण न्यूज़ मीडिया के व्यूअर्स को अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।